सजीव जगत का पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 में दी गई मदों का सूची 2 की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पादपालय क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है? तो यह ऐसा स्थान जहाँ पादप नमूने को सुखाकर और दबाकर कागज पर आरोपित करके रखा जाता है, तो यह हर्बेरियम में ऐसा होता है। तो ए का 3 होगा। फिर बी यानी कुंजी। कुंजी क्या होता है? तो ये एक पुस्तिका होता है जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गकों की पहचान करने में सहायक होते हैं। सी में दिया हुआ है संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है? तो संग्रहालय परिरक्षित पादप और जंतुओं के संग्रह का स्थान को संग्रहालय यानी कि सी का 1। और ग्रंथ सूची क्या होता है? तो ग्रंथ सूची एक क्षेत्र में पाए जाने वाली सभी जातियों का विधि पूर्वक गणन करने और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करती हुई एक सूची है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन घोड़े का गण दर्शाता है? तो घोड़े का गण क्या है? तो घोड़े का गण पेरिसोडेक्टाइल है। घोड़े किस गण से बिलोंग करता है? तो पेरिसोडेक्टाइल। अगला क्वेश्चन है कि पादपालय पत्र यानी हर्बेरियम सीट के नामपत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है? तो इसमें पादप की ऊंचाई के बारे में नहीं लिखा रहता है। बाकी संग्रह की तारीख, किस तारीख को संग्रह किया गया ये लिखा रहता है। संग्रहकर्ता का नाम लिखा रहता है, किसने इसको स्टोर किया है। और स्थानीय नाम, उस पौधा का स्थानीय नाम क्या है ये भी लिखा रहता है। तो कहने का मतलब हर्बेरियम की सीट पर पादप की ऊंचाई का वर्णन नहीं किया जाता है। पादपालय या हर्बेरियम पादपों के वह नमूने हैं जिन्हें वनस्पति संग्रहालय में कागज की सीट पर, किस पर? कागज की सीट पर दबाकर व सुखाकर परिरक्षित करते हैं। हर्बेरियम की सीट पर लगे एक लेबल पर पादप को एकत्र करने की तिथि उस पर लिखा रहता है, पादप का स्थानीय नाम लिखा रहता है, उसका अंग्रेजी नाम लिखा रहता है, उसका हिंदी नाम लिखा रहता है, उसके कुल का और एकत्र करने वाला कि कौन एकत्र किया इसका नाम लिखा रहता है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति के विरुद्ध है? पहला कह रहा है कि जैविक नाम में पहला शब्द वंश का होता है और दूसरा जाति का होता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि पहला जैविक नाम में पहला शब्द जो होता है वंश का, दूसरा होता है जाति का। अब इसमें बी में लिखा गया है कि नामों को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तो यह भी सही है कि उसको लैटिन भाषा और तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। वही जब नाम को हम हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित किया जाता है, यह भी कथन सही है। डी में बोल रहा है कि जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, तो यही गलत है कि जैविक नाम को किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार किसी भी प्राणी या फिर पादप का जैविक नाम लैटिन भाषा में व्युत्पन्न व तिरछे अक्षरों में छपा होना चाहिए। इसे किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते हैं। प्रत्येक जीव का एक वंश और एक जातीय नाम दिया जाता है। प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है। वंश का नाम पहले लिखेंगे और जाति का नाम बाद में आना चाहिए। जीवों के वैज्ञानिक नाम को सदैव तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जब आप हाथ से लिखें तो उसे तिरछे लिखा जाता है। हस्तलिपि में नामों के नीचे रेखांकित और अंडरलाइन भी किया जाता है। और अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर जो कैपिटल लिखेंगे, बाकी इसके बाद जो भी होगा सब स्मॉल लिखेंगे। तो यह कुछ रूल है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए में बोल रहा है कि पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप नमूने होते हैं। हाँ, हर्बेरियम में जो है पौधों को सुखाकर उसे परिरक्षित करके रखा जाता है, सही है। बी में कह रहा है वनस्पति उद्यान जीवित पादपों का संग्रहण है। हाँ, तो वनस्पति उद्यान में जीवित पादप का ही संग्रहण होता है। सी में बोल रहा है संग्रहालय जो है पादप और जंतुओं के भागों यानी अंग का संग्रहण है। तो यह कथन गलत है, अंग का संग्रहण नहीं है। डी कह रहा है कुंजी नमूने को पहचानने के लिए वर्गीकी एक सहायक है। हाँ, तो कुंजी वर्गीकी में एक सहायक अंग है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसी एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार सही दिया गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है वो कौन सा है। तो यहाँ पहला है मस्का डोमेस्टिका, जो कि सामान्य घरेलू छिपकली और एक सरीसृप वर्ग से बिलोंग करता है। तो यह बिल्कुल सही है। मस्का डोमेस्टिक जो है ये सामान्य घरेलू छिपकली का नाम है और एक जिसका सही वर्णन किया गया है और कौन सा है, यानी कि हमको सही खोजना है। तो ये तो गलत है कि मस्का डोमेस्टिका सामान्य घरेलू नहीं, ये मस्का डोमेस्टिका ये छिपकली का नहीं है, यह मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। और ये एक सरीसृप का रहा, तो यह कथन गलत था। ये बी पे आते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोअन है जिससे रोग होता है और बहुत ही गंभीर मलेरिया इससे होता है। यह कथन बिल्कुल बी सही है। सी के बारे में बोला फेलिस टिग्रिस जो कि भारतीय बाघ का है, तो नहीं, यह भी कथन गलत है। यानी कहने का मतलब है कि मस्का डोमेस्टिका, इससे पूरे अगर देखें तो मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है, मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का नाम है। यह आर्थ्रोपोडा संघ की सदस्य है। मक्खी किस संघ के सदस्य हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। अब ई कोलाई के बारे में याद रखेंगे कि ई कोलाई का पूरा नाम एस्चेरिचिया कोलाई है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के आंत में। भारतीय बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। भारतीय बाघ का जंतु यानी वैज्ञानिक नाम क्या है उसका, पैंथेरा टिग्रिस है। यह गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित है। यह किस जंगलों में भली भांति सुरक्षित है, गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित है। अगला कथन है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को उसके विशिष्ट वर्गक व उस वर्गक की श्रेणी से सही प्रकार मिलाया गया है। तो बाघ किससे बिलोंग, टिग्रिस से बिलोंग करता है जो कि स्पीसीज है। बाघ टिग्रिस का स्पीसीज है, यही सही है, बाकी सब गलत है। तो इसमें याद रखेंगे कि दिए गए विकल्प में सिर्फ कौन सा सही था, ए ही सही था। पैंथेरा टिग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। इन नाम में टिग्रिस क्या है, जाति का संकेत है। टिग्रिस क्या है, जाति है। कटल फिश मोलस्का संघ का एक जंतु है। बी में बोला कटल फिश मोलस्का संघ का एक क्या है, जंतु है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कटल फिश मोलस्का जो एक वर्ग है, यह कथन गलत है। मानव प्राइमेट से संबंधित है। मानव किससे संबंधित है, प्राइमेटा से संबंधित जो कि एक गण है। प्राइमेटा एक क्या है, गण है। घरेलू मक्खी मस्का जो कि एक गण है, तो नहीं, मस्का घरेलू मक्खी के एक वंश के नाम को दर्शाता है। अब 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव का एक अन्य लक्षण है। सजीव का एक अन्य, यानी कि पृथक उपापचय अभिक्रिया इन विट्रो होती है, नहीं, केवल भीतर के भार में ही वृद्धि होती है, नहीं, यह भी स्पष्ट लक्षण नहीं है। पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान एवं उनकी स्मृति, हाँ, तो यह एक सजीव का पूरे स्पष्ट लक्षण है कि पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान और उनकी स्मृति होती है। कहने का मतलब है कि सभी सजीव का एक जटिल लक्षण है कि उसमें अपने पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान एवं उनकी स्मृति की क्षमता होती है। ये विभिन्न पर्यावरण उत्तेजना भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पृथक उपापचयी क्रियाएं प्रयोगशाला में निर्जीव रसायनों द्वारा भी कराई जा सकती है। उदाहरण मिलर व यूरे का परीक्षण करवाया गया। निर्जीव पदार्थ की मात्रा में वृद्धि को भी वृद्धि के अंतर्गत ही रखा जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि सजीव जीवों को निर्जीव वस्तु से निरपवाद डिस्टिंक्शन स्वरूप से उसकी किस क्षमता के आधार पर पहचाना जा सकता है, सजीव और निर्जीव को। तो स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, संवेदनशीलता सबसे बड़ा अंतर है सजीव निर्जीव में। तो कह सकते हैं कि सजीव में संवेदनशीलता के प्रति प्रतिक्रिया होती है जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन है कि ICBN का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे बी सही है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और इसी में ICZN पूछता तो बॉटनिकल के जगह पे सिर्फ जूलॉजिकल होता। ठीक। अब 11वां क्वेश्चन है कि जैविक घटना किस स्तर से प्रारंभ होती है। तो जैविक घटना उप सूक्ष्मदर्शी या आणविक स्तर से ही प्रारंभ होती है। जैविक संघटना किस स्तर से, कहाँ से शुरू होती है, उप सूक्ष्म आणविक स्तर से ही प्रारंभ होती है। अगला है फेनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। तो फेनेटिक वर्गीकरण जो है वो जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर आधारित है, यानी बी कथन सही है।
अब अगला है जाति को क्या कहा जाता है। जाति को क्या कहा जा सकता है, तो जाति को वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। जाति को क्या कहेंगे, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। अगला है कि जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य क्या है। जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य क्या है। यह कथन में चीज सही है कि जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकास के इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्रचारों की सफलता पर उनका जातिवृत्त स्थापित करना। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सही है। तो फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सही है, यह जो है ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन प्राप्त करता है, यानी कथन बी सही है। तो फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सही है, तो ये विकिरण से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिक से क्या प्राप्त करता है, हाइड्रोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है। तो वंश की तुलना में जाति कम सामान्य है। अगला क्वेश्चन है कि सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। सभी जीवित तंत्रों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। अगला है कि जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है अज्ञात जीवों की पहचान करना। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, अज्ञात जीवों की पहचान करना। अगला है कि एक वर्गीकरण प्रणाली जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह क्या है, वह प्राकृतिक प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली में क्या, सभी चीज को लिया जाता है। तो एक वर्गीकरण प्रणाली जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वो कौन होगा, प्राकृतिक प्रणाली। तब हम कृत्रिम और प्रकृति के बारे में बताते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली में क्या होता है, तो जीवों को उनके एक या दो या कुछ अन्य बाह्य लक्षण के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। तो कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली में क्या कहेंगे, उसमें एक दो या तीन लक्षण के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हो सकता है जीवन अवधि, आवास, आकृति, यानी एक दो लक्षण से ही। लेकिन वही अगर प्राकृतिक वर्गीकरण होता है तो उसमें बहुत सारे लक्षण लिया जाता है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली अनेक लक्षण जैसे कि प्राकृतिक संरचना, कार्यकी, स्वभाव, व्यवहार, परिवर्धन के तुलनात्मक वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेनेरा प्लांटेरम नामक बुक किसने लिखा। तो जेनेरा प्लांटेरम नामक बुक जो है बेंथम तथा हुकर ने लिखा। जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखा, बेंथम तथा हुकर ने। अगला है जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित है, ये सामान्य जैव विकासीय वंशज पर आधारित है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित है, सामान्य जैव विकासीय वंशज पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं, तो पहला वंश दूसरा जाति का होता है। 23 में है द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, ये तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। अगला है बिना जाति वृत्तीय के वर्गीकी बिना मांस के हड्डी के समान होता है। यह किसने कहा था, ये तख्ताजन ने कहा था। किसने कहा था, तख्ताजन। बिना जाति वृत्तीय के वर्गीकी बिना मांस के हड्डी के समान है, ये किसने कहा था, तख्ताजन ने कहा था। अगला है नामकरण की द्विनाम पद्धति का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि एक वैज्ञानिक नाम जो कि वंश तथा जाति से बना होता है इसी को नामकरण की द्विनाम पद्धति कहते हैं, कि पहला नाम वंश का दूसरा नाम जाति का बना हो। अगला क्वेश्चन है कि परिभाषिक शब्द संघ किसने दिया था, तो यह क्यूवियर ने दिया था। परिभाषिक शब्द संघ किसने दिया था, तो यह क्यूवियर ने दिया था। अगला है टेक्सोनोमिक श्रेणी का कर्म क्या है। तो टेक्सोनोमिक श्रेणी का कर्म है इस प्रकार, पहले प्रभाग, प्रभाग से वर्ग, वर्ग से गण, गण से कुल, कुल से ट्राइब, ट्राइब से वंश, वंश से जाति, यानी सी सही है। टेक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम कौन सा सही है, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश और जाति। और ये 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि पादपों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे टैक्सॉन कहते हैं। पादपों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे टैक्सॉन कहते हैं। अगला है आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है, तो सबसे मेन आधार अभी शारीरिकी और कार्यकी लक्षण है। आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है, शारीरिकी और
कार्य की लक्षण है। अगला है लिनियस ने नामाकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे क्या कहते हैं, तो इनाम पद्धति कहते हैं। अगला है टेक्सोनॉमी या फिर वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन है, तो सबसे छोटी इकाई जाति है। अगला है एक टेक्सॉन है। एक टेक्सॉन क्या है, किसी भी रैंक के वर्गीकरण का समूह होता है। एक टेक्सॉन क्या होता है, किसी भी रैंक के वर्गीकरण का एक समूह होता है। अगला है वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सबसे पहले किसने दिया था, तो ये प्लिनी द इडलर ने दिया था। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया था, तो प्लिनी द इडलर ने दिया था। अगला है कि लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी, तो कैसी थी, लिनियस द्वारा कृत्रिम। लिनियस द्वारा जो पद्धति यूज किया गया वह क्या था, कृत्रिम था।